नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी पर सेबी के एक्शन की, पीएम मोदी पर खड़गे के निशाने की, जानेंगे त्रिपुरा में गुजरात पुलिस की उपस्थिति पर क्यों उठे सवाल, उत्तराखंड में नकल को लेकर क्यों सख्त हुई सीएम धामी की सरकार, बात करेंगे हरियाणा में छात्रों के साथ हुए धोखे की, मेघालय में नामांकन के बाद तेज हुए चुनाव प्रचार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आम आदमी की जेब पर कैंची चलाती मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नागपुर के लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह में बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, भारत के औपनिवेशिक आकाओं ने हमें नहीं दिया संविधान, देश की स्थिति समझने वाले लोगों ने किया है इसका निर्माण। हरियाणा के अस्पतालों में आज से ड्रेस कोड हुआ लागू, महिलाओं के लिए स्टाइलिश ड्रेस, गहनों और लंबे नाखूनों पर भी लगा बैन। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, एयर एशिया के पायलट जरूरी नियमों का नहीं कर रहे थे पालन। नागपुर टेस्ट तीसरे दिन ही हुआ समाप्त, एक पारी और 132 रनों से जीता भारत, दूसरी पारी में 91 रनों पर आउट हो गई ऑस्ट्रेलियाई टीम, रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी के बुरे दौर की शुरुआत हो गई और अब तो अडानी ग्रुप को लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अब सेबी भी अडानी को लेकर एक्शन में आ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की आधी संपत्ति उड़ चुकी है और जो बची है वो भी मुश्किल में फंसी है। अडानी ग्रुप की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कंपनी को लेकर ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिससे बाजार में उसका शेयर टूटता जा रहा है। कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने अडानी समूह पर निगरानी बढ़ा दी है। रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी की रेटिंग नेगेटिव कर दी है। इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने अडानी के शेयरों के फ्री फ्लोट स्टेटस में कटौती कर दी है और अब सेबी ने भी अडानी की कंपनियों पर जांच बैठा दी है। सेबी अब अडानी और निवेशकों के साथ उनके रिलेशन की जांच शुरू कर चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस के FPO से जुड़े 2 एंकर इन्वेस्टर्स के साथ संबंधों की जांच की जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेस का FPO वापस ले लिया गया था, लेकिन सेबी ने साफ कर दिया कि FPO के 2 एंजल इन्वेस्टर ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और आयुष्मत लिमिटेड के साथ कंपनी के रिश्तों की जांच की जाएगी। अडानी के FPO में पैसा लगाने वाले ये दोनों ही एंकर निवेशक मॉरिशस में बेस्ड हैं। सेबी FPO को मैनेज करने वाले 10 इन्वेस्टर बैंकों में से एलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल पर भी नजरें बनाए हुए है। हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इन दोनों का जिक्र किया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी की एक प्राइवेट एंटिटी में इन दोनों की हिस्सेदारी है और अब सेबी ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि कहीं ये हितों में टकराव का मामला तो नहीं है। अडानी को लेकर सेबी के एक्शन का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दे सकता है। नजरें तो आज झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर थीं, जहां उन्होंने एक बार फिर अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। और क्या कुछ कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने संसद में मुद्दा उठाया, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, 2.5 साल में उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ हो गई। खड़गे यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पीएम मोदी पर अडानी की मदद करने का भी आरोप लगाया। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़। आज झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का जोरदार स्वागत हुआ। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पहुंचकर खड़गे की अगुवाई की थी। आज अपनी जनसभा में खड़गे काफी आक्रामक नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने आगे कहा, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के भाषण को असंसदीय कहकर हटा दिया गया। पीएम मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में काफी अहंकार है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं टिकता है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है।
2014 में मोदी कहते थे, मेरी सरकार आने के बाद महंगाई कम करूंगा। मैं पीएम मोदी से पूछता हूं, अब कहां हैं आप? झारखंड सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड की सरकार अच्छी चल रही है। हम लोग किसान के लिए लड़ते हैं और आगे भी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। खड़गे के इस वार से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। खड़गे के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो सकता है। सियासी घमासान तो त्रिपुरा में भी मचा हुआ है। त्रिपुरा में आज पीएम मोदी की रैली थी। पीएम ने अपनी रैली में सीपीएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो सीपीएम ने भी पीएम के सवालों का जवाब दिया। लेकिन इन सवाल जवाब के बीच गुजरात पुलिस की भी एंट्री हो गई है, जिससे राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भड़क उठी है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में प्रचार करने पहुंचे और असम के सीएम यहां पहले से कैंप कर रहे हैं। बीजेपी के लिए त्रिपुरा में अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली बार साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। लेफ्ट नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव में हेराफेरी का डर सताने लगा है। सीपीएम ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी के सदस्य नीलोत्पल बसु ने कहा, हमने चुनाव आयोग से राज्य में अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की है, क्योंकि राज्य में इस समय गुजरात और असम की पुलिस ही दिखाई दे रही है, जो अर्धसैनिक बलों की जगह लेती जा रही है। ये पूरी तरह से असामान्य है। बसु ने असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, बिस्व शर्मा त्रिपुरा में कैंपिंग कर रहे हैं और उनकी पुलिस यहाँ चुनाव कराने आ गई है। राज्य में असम और गुजरात पुलिस की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही कुछ मामलों में इन राज्यों की पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल की जगह ले ली है। सीमा सुरक्षा बल पर लोगों का भरोसा है, लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस बलों की तैनाती असामान्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। बसु ने सवाल किया कि देश के दूसरे कोने में बसे इस छोटे से पूर्व उत्तर राज्य में गुजरात पुलिस की तैनाती का क्या मतलब है। इससे पहले सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने डाक मतपत्रों को लेकर सवाल खड़े किए थे। येचुरी ने कहा था कि डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की जा रही है। त्रिपुरा की जंग कौन जीतता है, ये तो नतीजे तय करेंगे। इधर उत्तराखंड में अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। 24 घंटे के अंदर ही ये कानून बन गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कानून पर मोहर लगा दी। तो क्या है इस कानून में खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। कानून में नकल करने और कराने वाले पर सख्त सजा का प्रावधान है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार का दावा है कि इससे नकल पर रोक लगेगी। दरअसल उत्तराखंड में भर्ती घोटाला सामने आने के बाद से ही प्रदेश का युवा सड़क पर है। देहरादून में युवाओं के विरोध के चलते सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। युवाओं का उमड़ा हुजूम जब सड़कों से नहीं हटा तो पुलिस ने उनके खिलाफ बल प्रयोग किया, लेकिन पुलिस के सख्त कदम से सरकार उल्टा घिर गई। दबाव में आए सीएम धामी को पुलिस कार्रवाई पर न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े। दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ धरना दिया। तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। चौतरफा दबाव पड़ने पर बीजेपी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नकल विरोध कानून ले आई। इस कानून के सख्त प्रावधान को लेकर अब सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो कानून लागू किया गया है उसमें नकल करते या कराते पकड़े जाने पर 3 साल का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। छात्र दोबारा पकड़ा गया तो 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी मिले तो उन पर उम्र कैद के साथ 10 करोड़ रुपए जुर्माना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में नकल विरोधी कानून लागू होगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की गारंटी पर कब कदम आगे बढ़ाएगी। सख्त कानून बनाने से बेहतर है कि रोजगार पैदा करने पर सख्त कदम उठाए जाए। इधर हरियाणा में भी छात्रों के खिलाफ बीजेपी सरकार ने सख्त फैसला किया है। जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों के निशाने पर युवा होते हैं और जब चुनाव निकल जाता है तो किए गए वादे भुला दिए जाते हैं। हरियाणा में एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के वादे का जिन छात्रों को फायदा मिला वो अब मुसीबत में फंस गए हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर पिछले 8 साल से राज्य के सीएम हैं। उनकी सरकार ने 10वीं और 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट बांटे थे। टैबलेट वितरण का जमकर प्रचार किया गया था। दावा किया गया था कि छात्रों को इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। जिन छात्रों को ये टैबलेट मिले वो बहुत खुश भी दिखे थे, लेकिन परीक्षा देने से पहले छात्रों की खुशी गायब हो गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने टैबलेट वापसी का फरमान सुना दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि जिन छात्रों को टैबलेट दिए गए थे सभी से वापस लिए जाएं और जो छात्र टैबलेट वापस नहीं करें उसे रोल नंबर आवंटित नहीं किया जाए। यानी परीक्षा देने से ही रोकने की तैयारी शुरू हो गई है।
छात्रों को उनका एडमिट कार्ड तभी मिल पाएगा जब वो टैबलेट और उसके साथ दिए गए चार्जर, सिम कार्ड और दूसरा संबंधित सामान स्कूलों में जमा करा देंगे। ऐसे में वो छात्र मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं जिन्हें सरकार से टैबलेट मिला था लेकिन अब उनके पास नहीं है। दूसरी ओर हरियाणा की बीजेपी सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि जो टैबलेट छात्रों से वापस लिए जाएंगे उन्हें रीसेट कर अगले सत्र में दूसरे छात्रों को आवंटित कर दिया जाएगा और इसके लिए फिर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, यानी पुराने टैबलेट वितरण के नाम पर भी सरकार अपना प्रचार करेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना के तहत ऐसे लगभग 5 लाख टैबलेट वितरित किए हैं। 5 मई 2022 को छात्रों को टैबलेट वितरण करने का कार्यक्रम रोहतक से शुरू हुआ। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने हाथों से छात्रों को टैबलेट वितरित किए। जब छात्रों को ये टैबलेट दिए गए थे तब छात्रों को ये पता नहीं था कि 8-10 महीने बाद ही इन्हें वापस भी करना होगा। हरियाणा की खट्टर सरकार के इस रवैये ने उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। राजनीतिक घमासान तो मेघालय में भी देखा जा रहा है। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस बार राज्य में बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बाजी किसके हक में जाएगी ये 2 मार्च को सामने आ जाएगा। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस बार राज्य में बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी FR खरकागोड़ ने बताया कि नामांकन वापस लेने की अवधि पूरी होने के बाद 375 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिसमें से 339 पुरुष और 36 महिलाएं शामिल हैं। नामांकन की जांच के दौरान 4 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया, जिनमें NPP के 3 और UDP के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होना सत्ताधारी NPP के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस कारण से अब नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं VPP ने 18 और HSDP ने 11 प्रत्याशी उतारे हैं। नामांकन वापसी का काम पूरा होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की है, लेकिन मतदाता किस दल के पक्ष में मतदान करेंगे ये 2 मार्च को ही पता चल पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात आम आदमी की जेब पर पड़ते बोझ की। पिछले 8 सालों में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पीएम मोदी संसद में दावा करते हैं कि यूपीए सरकार में महंगाई ज्यादा थी, लेकिन महंगाई के आंकड़े हकीकत बयां कर देते हैं और पीएम मोदी के दावों की पोल खुल जाती है। अब एक बार फिर EMI पर बढ़ती ब्याज दरों ने आम आदमी की जेब पर सीधा डाका डाला है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। बैंक का ये इजाफा RBI के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद आया है। MCLR रेट में इस इजाफे के बाद आपके होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की EMI बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई नई ब्याज दरें 12 फरवरी से लागू होंगी। MCLR रेट में इस इजाफे के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का ओवरनाइट MCLR रेट 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.85% से 7.90% हो गया है। वहीं बैंक का 1 साल के लिए MCLR रेट 5 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.15% से 8.20% हो गया है। बैंक का 3 महीने का MCLR रेट 8.25% से बढ़कर 8.30%, 6 महीने का MCLR रेट 8.35% से 8.40% और 1 साल के लिए MCLR रेट बढ़कर 8.50% से 8.55% हो गया है। आपको बता दें कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR रेट वो मिनिमम दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग तरह के लोन की ब्याज की दरों को निर्धारित करने के लिए 2016 में MCLR रेट की शुरुआत की थी। MCLR रेट के बढ़ने या घटने से ही ग्राहकों की EMI तय होती है। अगर MCLR रेट में कोई बैंक इजाफा करता है तो आपके लोन की दरें बढ़ जाएंगी, जबकि अगर बैंक MCLR रेट में कमी करेगा तो आपके लोन की दर भी कम हो जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।